नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का कंप्यूटर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सीपीसीटी में आए हुए थे 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के हमने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। और बाकी बात की जाए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन सभी की, जितने भी अक्टूबर में एग्जाम हुए हैं। तो आपको मैथ्स के हो गए और बात की जाए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए उन सभी के। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही अ, अच्छे क्वेश्चन हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपसे जो पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। और चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सीधा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश को भी वेब कहते हैं, और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज जो है मौजूद होते हैं। तो क्या होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब प्रोटोकॉल या डोमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इसे बोलते हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आप जब भी कोई सर्च, जैसे कि मैं बात करूं, अगर गूगल पे आप कोई भी सर्च मारते हो तो वो किसके थ्रू आपको नोटिस करता है? ये जो है सब आपको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू प्राप्त होता है। अब ये ट्रांसफर का काम जो करता है वो करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ट्रांसफर, आपको जो इन्फॉर्मेशन पे ट्रांसफर करेगा वो HTTP काम करता है, और बाकी जो दस्तेवाज मौजूद वगैरह जो रहते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब रहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किसने किया था? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये किया गया था टिम वर्लीन। टिम वर्लीन के द्वारा जो है किया गया था। ये याद रखना है आपको, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। डोमेन की बात की जाए तो डोमेन आपको जैसे .com हो गया, .edu हो गया, तो ये सब क्या है? डोमेन होते हैं जो आपको एक फील्ड से रिलेटेड जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, कॉमर्शियल हो गया तो .com हो गया। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, शायद आपको इस तरफ का नहीं दिख रहा होगा। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक डैश इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो एक विशेष सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर वेब पेज भेज सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर वेब क्लाइमेट, वेब सिस्टम, वेब पेज और वेब सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है यही हमें दूसरे पेजों पर या अन्य कंप्यूटर पेजों पर भेजता है। और आपने देखे होंगे सर्वर जो है वो अलग अलग जगहों पर, जैसे इंदौर में है तो एक सर्वर बनाया गया है जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो ये डेटा स्टोर का काम जो है सर्वर करता है। और बात की जाए तो यहीं से जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो रहती है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कराने का काम HTTP काम करता है। तो ये सभी एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, वेब सर्वर। तो एक वेब सर्वर इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर वेब पेज भेज सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डिलीट किया हुआ डेटा डिस्क में तब तक रह सकता है जब तक। ऑप्शन है यहाँ पर डेटा रिकवर ना हो जाए, रिसाइकिल बिन खाली ना हो जाए, फाइल कंप्रेस का इस्तेमाल ना हो जाए, या डिस्क स्कैन ना हो जाए। तो आपने जब भी आप कोई डेटा, बात की जाए तो डिलीट करते हो तो वो सीधा सीधा कहाँ पे जाता है? आपको, आपने देखा होगा कि वो रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल बिन में देखने को मिलता है। जब तक आप रिसाइकिल बिन में जो है डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो डेटा उसी में बना रहेगा। आप उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी रिसाइकिल बिन खाली ना हो जाए। तो डिलीट किया हुआ डेटा डिस्क में तब तक बना रहेगा जब तक कि रिसाइकिल बिन खाली ना हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट में एक बयान जो गणना करता है उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मूला, रेफरेंस,
आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है यही आपको कैलकुलेट करने में मदद करता है। एक स्प्रेडशीट में आसान सा था। फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल सी से स्टार्ट होता है, आप सभी को पता हो तो। मैंने कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो स्प्रेडशीट में एक बयान जो गणना परफॉर्मेंस जो कैलकुलेशन रहती है वो हमारा फॉर्मूला के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे रिलेशन डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक में संग्रहित किया जा सकता है? चार्ट, बॉक्स, फोल्डर या टेबल। आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसे एक तरीके से स्टोर करना है और अच्छे मतलब रिलेशन बना के रखना है इनमें, तो ये हमें किस चीज़ में देखने को मिलेगी? पार्ट चार्ट में करोगे या बॉक्स में करोगे या फोल्डर में करोगे या टेबल में करोगे? तो आसान, आप सभी को पता होगा कि टेबल के माध्यम से हम सारे डेटा को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सारे डेटाओं को जो है हम संग्रहित कर सकते हैं टेबल के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, व्यक्तिगत अंकीय सहायता या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जो डेस्कटॉप होते हैं आप उसे कहीं भी ले जा नहीं जा सकते। डेस्कटॉप मतलब आपको एक मॉनिटर दे दिया जाएगा, ठीक है, आप तो एलसीडी है तो सीपीयू और यूपीएस वगैरह, कीबोर्ड, माउस, तो ये सब मिला के जो है वो डेस्कटॉप बनता है। जबकि हम बात करें नोटबुक हो गया और जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो इसे आप कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आप आसानी से ले सकते हो। तो ये सब पोर्टेबल होते हैं, डेस्कटॉप पोर्टेबल नहीं होता, तो इसे एक ही जगह स्थान पर रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रैम में एकत्रित डेटा है। ऑप्शन है यहाँ पर अस्थिर है, बिजली चालू करने तक रैम में बना रहता है, बिजली बंद होने के समय कुछ समय तक रैम में बना रहता है और स्थायी होता है, पावर बंद होने पर नष्ट नहीं होता है। तो रैम रैम हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जब तक रहेगा जब तक आपका सिस्टम चालू है, यानी बिजली रहने तक ये रैम में बना रहता है डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो याद रखना है, जब भी आपका कोई भी डेटा है, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ लैपटॉप, तो इसमें अभी जो चालू है तो अभी तक रहेगा, जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा तो सारा डेटा जो है ये रैम में से मिट जाता है। ओके, चलिए सारी चीजें क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी चिप नहीं है? सी मॉस और रेम, या बात की जाए रोम या आस्की। ठीक है, तो इसमें से देखिए सीमोस दिया हुआ है, रेम दिया हुआ है और रोम दिया हुआ है और आस्की दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल आस्की। अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका फुल फॉर्म रहता है, आपसे पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म भी, तो याद रखना है। बाकी ये सभी जो है आपको मेमोरी चिप की होती हैं जो कि आपके सिस्टम में बहुत, सीमॉस हो गया, रेम हो गया और रोम हो गया। तो ये एक तरीके से कोड रहता है जिसमें इंटरचेंज करता है। जैसे कि आपको हेक्साडेसिमल से बात की जाए, बाइनरी से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल में, तो ये सब जो है आस्की कोड के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो है मेमोरी चिप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये पूछा गया है। देखिए अगर आपने मेरे जो है कंप्यूटर के हिस्ट्री और जनरेशन का वीडियो देखा हुआ था, 2 मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए थे और मैंने आपसे बोला भी था कि इन वीडियो को देख के जाना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा, जे फ्रेसिस
एक्टेड एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉल। तो इनके द्वारा जो है वो ENIAC ये डिजाइन किया गया था कंप्यूटर, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो आप देख लीजिएगा, वो आपको कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं CPCT की उसमें डला हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, वो हमेशा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, वही डेटा रहता है। आपको दोबारा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वही चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो आप वही देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूला प्रविष्ट करने देता है? होम, टैब, इंसर्ट, फॉर्मूला बार, या बात की जाए पेज लेआउट। आपके पास क्या बोला गया है कि MS एक्सेल विंडो में जो हमारा मान हो गया, फॉर्मूला प्रविष्ट करना है, तो ये फॉर्मूला बार में हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ईमेल क्या है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पत्र, संदेश या मेमो का आदान प्रदान। ऑप्शन 3 है, एक कंप्यूटर के अंदर संदेशों का नेटवर्क के द्वारा आदान प्रदान और पैसों का लेन देन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ईमेल आप सभी को पता होगा, ईमेल के थ्रू हम जो है संदेश भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, तो ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विभिन्न ईमेल खातों को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउजर, या सर्च इंजन। तो देखिए अलग अलग सर्वर होते हैं, हर किसी के सर्वर जो अलग होते हैं। जैसे ईमेल भेजने वालों को लिए ईमेल सर्वर बनाया जाता है। वेब जो रहती हैं, जो साइट रहती हैं, जैसे कि साइट हो गई, आपको बहुत सारी साइटें मिल जाएंगी, तो वो क्या है, वेब सर्वर पर होती हैं। तो इसमें ईमेल की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईमेल सर्वर। ठीक है, ईमेल सर्वर। ब्राउजर, हम किसी भी को सर्च करना होता है तो वो ब्राउजर के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, तो उसमें सर्च इंजन हम देखते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, तो सर्च इंजन गूगल का हो, गूगल एक सर्च इंजन है। ब्राउजर हो गया ये क्रोम है। तो ये चीज़ें, इनमें डिफरेंस देखने को हमें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि MS वर्ड 2007 डिफ़ॉल्ट रूप से डैश प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो इसमें देखिए फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फाइल एक्सटेंशन से। तो वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ फाइल एक्सटेंशन का, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फाइल एक्सटेंशन जो इम्पोर्टेंट हैं, और बस वो आप इतना कर लीजिए, आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, डॉट डॉक एक्स। ठीक है, ये होता है MS वर्ड 2007 डिफॉल्ट रूप से जो डॉक्यूमेंट्स बनाने की अनुमति देता है हमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको देखिए मेमोरी देखने को मिलती है, रजिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ALU हो गया, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ALU हो जाएगा। कीबोर्ड हो गया, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये OMR ये कोड बार होता है जिसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, दिमाग। ठीक है, दिमाग। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्क पर सभी डेटा को मिटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी होती है? ओके, तो डिस्क पर है, मतलब डिस्क मतलब जैसे हार्ड डिस्क ले लिया, जैसे आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होगी, और उसमें जैसे अब तो हार्ड डिस्क जो SSD का यूज होता है दरअसल, और जैसे कि फॉर्मेट करना है, इरेज, रिमूव या डिलीट, तो आप फॉर्मेट कर दोगे तो सारा डेटा आपका चला जाएगा, आपका जो है वो चालू ही नहीं होगा। तो फॉर्मेट डिलीट पर ये कमांड जो है यूज की जाती है डिस्क के सभी डेटा मिटाने के। ओके, जैसे कि हम बोलते नहीं कि कंप्यूटर थोड़ा हैंग करने लगा है, तो मैं पूरा जो वायरस वायरस हैं उनको पूरा सिस्टम को जो है पूरा फॉर्मेट करके जो है वो दोबारा से विंडो इंस्टॉल करूंगा, तो वो फॉर्मेटिंग होता है जिसमें सारा डाटा चला जाता है। तो आप बैकअप बना लेते हो तो वो बात अलग है, बाकी आपका जो रहेगा सिस्टम में वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS वर्ड 2010 के इंसर्ट रिबन का कौन सा विकल्प नहीं है? सेव, क्लिप आर्ट, पेज नंबर्स, या
थिसरस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन थिसोरस जो रहता है यह इंसर्ट रिबन में विकल्प नहीं होता है एमएस 2010 में। बाकी ये हो गया, शेप हो गया, क्लिपार्ट हो गया, पेज नंबर हो गया, सभी आपको देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं गया एमएस वर्ड में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, रिबन इंसर्ट में, तो शेप, क्लिपार्ट, पेज नंबर, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए ये पेज नंबर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने, थ्रेशर जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश एक विशेष दृश्य और ऑडियो प्रभाव के लिए पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट में लागू किया जाता है, एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या रिजॉल्व। तो आप सभी को पता होगा पावर पॉइंट हम एनिमेशन के लिए यूज करते हैं मोस्टली। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो एनिमेशन एक ऐसा विषय है जिसमें ऑडियो भी आप डाल सकते हो, बात की जाए इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये सब आपको जो है वो एनिमेशन के फॉर्म में मूविंग करते हुए आपको यहाँ पर सेट कर पाओगे पावर पॉइंट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक्टिव सर्वर पेज स्क्रिप्ट पृष्ठ को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लें। क्या बोला गया है कि विच फाइल फॉर्मेट यूज टू सेव एक्टिव सर्वर पेज स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमें एक्टिव सर्वर पेज है तो इसका फाइल फॉर्मेट पूछा है। देखिए दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए यहाँ से फाइल फॉर्मेट से संबंधित। तो फाइल फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी एएसपी का यूज करते हैं, जो कि फाइल फॉर्मेट रहता है किसके लिए, ये रहता है सर्वर पेज स्क्रिप्ट के लिए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोला गया है कि दाई ओर, दाई मतलब राइट साइड, एक अक्षर को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन होती है। कुंजी मतलब की आपको, तो दाई ओर आप देखोगे कंप्यूटर के कीबोर्ड में तो आपको डिलीट बटन दिखनाई देता है सीधा सीधा आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सारी चीजें क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक ड्रॉप कैप फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितनी लाइनें छोड़ सकता है या ड्रॉप कर सकता है, 5, 8, 10 या 3। तो देखिए आप जब एमएस वर्ड में जाओगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ड्रॉप में जाना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक ड्रॉप कैप फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए वर्ड फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पर ये कहाँ पर है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे वर्ड, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कोई टाइप किया है, जैसे ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा मीडिया लिंक कमांड, और यहाँ पर ये देखिए ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप में जैसे ही आप जाओगे तो इसमें लाइन जो रहती हैं वो कितनी रहती हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर देखिए लाइन टू ड्रॉप,
तो इसको मैं कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5, तो 10 से अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो 10 से ऊपर नहीं हो रही है, मतलब मैक्सिमम जो रहेंगी इसमें 10 रहेंगी। वहीं आपको मार्जिन में देखने को मिलती है, तो मार्जिन में भी आपको 10 देखने को मिलती है। नन तो इसको तो छोड़िए, तो इन मार्जिन हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, तो इसमें आपको जो है 10 मैक्सिमम लाइन देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो 10 जो है इसमें लाइन देखने को मिलती है। तो एक ड्रॉप कैप फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम 10 लाइनें देखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है। ऑप्शन है सिक्योर डिजिटल कार्ड, मिनी एसडी कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, या बात की जाए मेमोरी कार्ड। तो हमें दूसरी जनरेशन का पूछा गया है, तो दूसरी जनरेशन जो मल्टीमीडिया कार्ड होता है वो सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन में। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक निम्बल बराबर कितना होता है। 4 बिट्स का समूह, 8 बिट्स का समूह, 16 बिट्स का समूह, या बात की जाए 32 बिट्स का समूह। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स। पिछली वीडियो में पूछा गया था कि 4 निबल बराबर कितना होता है, तो 4 निबल बराबर यहाँ पर ये 4 होगा, तो 16 बिट्स होता है। ठीक है, तो बस 4 कर दिया है तो इससे 16 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में पूछा गया, ये कई बार, ये मतलब पता नहीं क्या फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, जो एग्जामिनर जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ये आपको एसएससी में भी देखने को मिल जाता है, पीएससी में भी बात की जाए, जितने भी कंप्यूटर के, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट ये प्रश्न देखने को मिलता है। एक निपल बराबर कितना होता है, तो ये होता है 4 बिट्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि डैश शब्द का प्रयोग ऐसी संगणक प्रणाली का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसे फ्लैश आधारित सॉलिड स्टेट डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव के मिश्रण के साथ डिजाइन किया गया, ताकि वहन करने योग्य कीमत पर उच्च क्षमता प्राप्त की जा सके। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हाइब्रिड स्टोरेज, पर्सनल स्टोरेज, पब्लिक स्टोरेज, या बात की जाए ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ये हमें जो है वो हाइब्रिड स्टोरेज में देखने को मिलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो हाइब्रिड स्टोरेज शब्द का प्रयोग ऐसी संगणक प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें आपको बहुत सारी, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट डिस्क हो गया, तो ये सभी है। तो मैं बोलता हूँ कि हाइब्रिड जो है वो सभी तरह के मिक्स होते हैं उसमें चीजें। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाई चार्ट आप सभी को पता होगा कि सर्कल होता है और इसमें जो है वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर होते हैं दरअसल। तो ये किससे डिफाइन करते हैं, सेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए हम सेक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने के लिए उस सेल का चयन करें जिसमें डेटा की श्रृंखला के नाम शामिल है, और एक नाम को टाइप करें और एमएस एक्सेल में प्रविष्ट करें। डिलीट एंट्रीज, अपडेट, एडिट, या बात की जाए सेलेक्ट एंट्रीज। तो इसमें जो है हम एडिट लीजेंड एंट्री के माध्यम से जो है ये सब करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। हमें एक पाथ दिया हुआ है यहाँ पर, और निम्नलिखित में से कौन सी घटना एमएस वर्ड 2013 में चार्ट में क्षैतिज रेखाओं के परिणाम में परिवर्तन के संबंध में सही पूछा गया है, कि सही कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, चार्ट पर क्लिक करना है आपको, चार्ट के टूल में जाना है, फिर फॉर्मेट करना है, करेक्ट सिलेक्शन ग्रुप में, और फॉर्मेट सिलेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही दरअसल जो है सही दिया हुआ है। यहाँ पर एमएस एक्सेल में आप जाओगे तो चार्ट पर क्लिक करने के बाद आप चार्ट टूल में जाने के बाद उस पर फॉर्मेट करोगे, और करंट सिलेक्शन ग्रुप में जाने के बाद उसे फॉर्मेट सिलेक्शन करोगे। तो ये उसका पाथ होता है जब भी आपको जो क्षैतिज अक्षर होती हैं परिणाम में परिवर्तन संबंधित होती हैं। अगर आपको परमिटेड करना है, चेंज दी स्केल ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस इन चार्ट। तो ये थे आज के प्रश्न। ओके, इससे आगे के हम अगले वीडियो में देखेंगे। 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
बाकी के 26, क्योंकि जो है 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। वो बात अलग है कि किसी की किस्मत जो है ऐसी हो जाती है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे फंसा दिए जाते हैं जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो आपको इतना, देखिए इतना आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 52 में, आप ज़्यादा नहीं, आप जो है आप देखोगे तो इसमें आप कितना ला सकते हो, 26 नंबर। अगर आधे भी नंबर आप ला देते हो तो आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 26 आप आधे नंबर इसमें ला दोगे, और मैं बात करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसमें 12 नंबर ये हो जाते हैं। तो 12 नंबर ये हो गए, तो आप देखोगे 38 नंबर तो यही हो गए कि नहीं हो गए। बाकी आप अगर जीके में बात की जाए तो जीके में एक दो नंबर लाए दोगे तो 40 नंबर ये हो गए। तो ये मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इतने नंबर तो आप आसानी से ला ही सकते हो क्वालिफाई करने के लिए। आपको क्वालिफाई करना है सीधा सीधा, ठीक है। पर आप थोड़े अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आगे भी काम आ जाएगा। आगे काम कैसे आ जाएगा, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रेजेंट पटवारी की कर रहे हो तो वहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें 20 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 नंबर का आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हो कंप्यूटर में। कंप्यूटर में थोड़ा लेवल जो है वो डाउन होता है, ज़्यादा जो है वो डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सीपीसीडी में थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। सीपीसी अगर आप पटवारी के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा सीधा जो है हार्डवेयर से जो आपने चीज़ें देखी हुई हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एमएस एक्सेल और इनसे पावर पॉइंट से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, कंप्यूटर आपका अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप अगर एमपी एएसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर कंप्यूटर ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप कांस्टेबल में भी पेपर दे रहे हो तो उसमें रेडियो की जो भर्ती रहती है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पूछा जाता है रेडियो में। ठीक है, तो आप अगर उसकी कर रहे हो तो बस वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप एक बार अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन कर लीजिए, और डेफिनेटली आपको, देखिए कभी भी पढ़ा हुआ कभी भी जो है बर्बाद नहीं जाता है। कहते हैं कि यूजलेस नहीं होता है कभी, हमेशा ही जो आपको कहीं ना कहीं ये काम आएगा। ये आप लिख के लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।